नमस्कार। जब कोई नया देश बनता है तो उसका सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल क्या होता है? ये सवाल जमीन, झंडे या सरहदों के बारे में नहीं होता। ये सवाल होता है उस देश के लोगों के बारे में। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में उतरेंगे। ये वो जवाब है जिसने तय किया कि भारत के पहले नागरिक कौन होंगे। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख है 26 जनवरी 1950। भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में जन्म ले रहा है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन हवा में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सवाल भी तैर रहा है। सदियों की गुलामी के बाद आखिर इस नए राष्ट्र का हिस्सा कौन है? यही वो सवाल था, भारतीय कौन है? हमारे संविधान बनाने वालों को इस सवाल का जवाब फौरन देना था। उन्हें यह तय करना था कि इस नई नवेली आज़ादी और इस नए देश से जुड़ने का मतलब क्या है। ये एक ऐसी परिभाषा थी जिस पर पूरे देश की नींव रखी जानी थी। और इसका जवाब मिला संविधान के भाग 2 में, खास तौर पर अनुच्छेद 5 में। ये अनुच्छेद सिर्फ कानून का एक पन्ना नहीं है, ये वो दस्तावेज है जिसने पहली बार आधिकारिक तौर पर दुनिया को बताया कि भारतीय नागरिक कौन होगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझना जरूरी है। अनुच्छेद 5 कोई ऐसा नियम नहीं है जो हमेशा के लिए लागू होता हो। नहीं, ये सिर्फ एक खास दिन, एक खास लम्हे के लिए था, 26 जनवरी 1950। समझिए कि ये उस दिन का एक स्नैपशॉट था, एक तस्वीर थी जो ये बता रही थी कि उस सुबह भारत का नागरिक कौन कौन था। तो इसका मकसद एकदम साफ था। अनुच्छेद 5 का सिर्फ और सिर्फ एक काम था, नए गणतंत्र के लिए नागरिकों का जो पहला समूह था उसे स्थापित करना। ये भविष्य की नागरिकता के बारे में नहीं था, ये उस बुनियाद के बारे में था जिस पर भविष्य के कानून बनाए जाने थे। तो सवाल ये है कि अनुच्छेद 5 ने ये काम किया कैसे? देखिए, इसने लोगों को नागरिकता देने के लिए 3 बिल्कुल साफ रास्ते बनाए। ये रास्ते जन्म, वंश और निवास पर आधारित थे। तो नागरिकता के लिए ये 3 शर्तें थीं, और सबसे जरूरी बात ये कि किसी को भी सिर्फ एक शर्त पूरी करनी थी, तीनों नहीं। और ये तीनों रास्ते दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता कितना दूर का सोच रहे थे और सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। पहला रास्ता था जन्म के आधार पर। अगर किसी का जन्म भारत की धरती पर हुआ है तो वो भारत का नागरिक है, सिंपल। दूसरा रास्ता था वंश का, मतलब ये उन लोगों के लिए था जो शायद भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था। और तीसरा रास्ता था निवास का। ये उन लोगों को शामिल करने के लिए था जिनका भारत से एक गहरा और स्थायी रिश्ता था, भले ही वो यहां पैदा ना हुए हों। अगर कोई संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा था तो उसे भी नागरिक माना गया। और ये जो 5 साल की शर्त थी ना, ये कोई यूं ही तय किया गया आंकड़ा नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि उस इंसान ने भारत को अपना घर चुना है, वो यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये नागरिकता को सिर्फ जन्म या खून के रिश्ते से आगे ले जाकर अपनेपन और निष्ठा से जोड़ता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि अनुच्छेद 5 क्या करता है, तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये क्या नहीं करता है, क्योंकि इसको लेकर कुछ आम गलतफहमियां हैं। तो चलिए इसकी सीमाओं को भी देख लेते हैं। तो चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसके हिसाब से अनुच्छेद 5 किस तरह की नागरिकता को परिभाषित करता है? क्या ये आज की नागरिकता है, भविष्य की है, या कुछ और है? इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक नागरिकता को परिभाषित करता है। मतलब ये एक वन टाइम नियम था जो सिर्फ गणतंत्र की शुरुआत के लिए बनाया गया था। आज नागरिकता कैसे मिलती है, ये अनुच्छेद 5 तय नहीं करता। ये तुलना देखिए, इससे बात पूरी तरह साफ हो जाती है। अनुच्छेद 5 ने नींव रखी, लेकिन 1950 के बाद जो लोग पैदा हुए या जो बाद में नागरिक बनना चाहते थे, उनके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। आज भारत में नागरिकता के सारे मामले इसी एक्ट के तहत देखे जाते हैं, अनुच्छेद 5 के तहत नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेट लेते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अनुच्छेद 5 ने भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल भारतीय कौन है का जवाब दिया। ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला एक ऐतिहासिक प्रावधान था। इसने जन्म, वंश और निवास के आधार पर नागरिकता के 3 रास्ते दिए। ये संविधान के भाग 2 का हिस्सा है और इसने भारत के आने वाले सभी नागरिकता कानूनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। तो अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अनुच्छेद 5 एक शुरुआत थी, एक नींव का पत्थर था, लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्र समय के साथ अपनेपन की इस परिभाषा को कैसे विकसित करता है। ये सवाल
आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1950